ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में हम विसर्ग संधि की बात कर रहे थे। विसर्ग संधि का भाग 1 आप लोगों ने पढ़ा, देखा और सुना होगा और निश्चित रूप से उसको हृदयंगम किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, पिछले 2 दिनों से किसी कारणवश मैं आपके साथ नहीं आ पाया और बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास संदेश आ रहे थे कि सर क्या हुआ क्लासरूम का। तो मैं आज अब आपके सामने रेगुलर रहूंगा नियमित रूप से। आप याद रखें कि एक हिंदी की और एक संस्कृत की 2 कक्षाएं हमारी रोज होती हैं और अभी हम जो है हिंदी कक्षा की बात कर रहे हैं। मित्रों, आज विसर्ग संधि देखिए, जो इससे पहले विसर्ग संधि का जो भाग 1 था वो आप सभी को स्मरण होगा। मैंने आपको ये बताया था कि विसर्ग संधि की परिभाषा सीधी सीधी ये है कि एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदी में जितने भी विसर्ग वाले शब्द हैं या विसर्ग संधि से जो निर्मित जो शब्द हैं वह सारे के सारे हिंदी की तत्सम शब्दावली में सम्मिलित किए जाते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो। अब ये विसर्ग हमेशा स्वर के पश्चात आता है। किसी भी हलंत वर्ण के साथ कभी भी विसर्ग नहीं आता, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग का योग स्वर से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक शब्द ले लिया, देखिए एक शब्द लिया मैंने मनः और एक शब्द लिया मैंने अनुकूल। ये जो है इस प्रकार की जो चर्चा है वो हम इससे पहले वाले भाग में कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई साथी जिसने प्रथम जो व्याख्यान नहीं सुना है उसको भी मैं इस कक्षा से जोड़ देता हूं। तो मनः अनुकूल, मित्रों यहां पर धन का चिन्ह जिसको आप प्लस या संधि या योग या जोड़ कुछ भी कहते हैं, तो मनः धन अनुकूल ये हमारे पास एक शब्द है। एक मनः एक अनुकूल है। देखिए यहां विसर्ग आया। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि विसर्ग से पहले अ है। कहां पर है वो अ? तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये न जो है उसमें अ की ध्वनि है। तो मित्रों ये अ के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अ, मानी विसर्ग का योग स्वर से हो सकता है। तो ये शब्द क्या बनेगा? मनोनुकूल। देखो अभी आधुनिक हिंदी में इसको हम ऐसा लिखते हैं, यदि पुरानी पुस्तकों में देखोगे तो ये अवग्रह का चिन्ह कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। मनोनुकूल हमारा जो पारंपरिक ज्ञान जो है उसका आपको ध्यान होना चाहिए, उसका हमें ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। तो मनो अनुकूल देखिएगा, ये यहां पर अवग्रह लग गया और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें गलत और सही का कोई प्रश्न नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखें। विसर्ग संधि में एक स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति होती है कि विसर्ग का योग जो है वो किसी व्यंजन से भी हो सकता है। मैंने आपको खूब सारे शब्द बताए थे। देखिए एक मेरे पास शब्द है यश और दूसरा शब्द है गाथा। तो यहां पर देखो विसर्ग के बाद में ग आ रहा है जो कि व्यंजन है। इसका मतलब विसर्ग का योग स्वर से और व्यंजन से दोनों से होगा, किसी से भी होगा तो विसर्ग संधि कहलाती है। अब हमें यहां से ये समझ में आ गया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग केवल व्यंजन से हो। स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, शब्द बनेगा यशोगाथा। ये ओ कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये बताया था, एक बार आप इससे जुड़ जाइएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो विसर्ग है और विसर्ग का योग स्वर और व्यंजन से होता है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जब विसर्ग का योग स्वर और व्यंजन से होता है तो जो बदलाव जो है वो स्वर में और व्यंजन में कभी भी नहीं होता। ये बदलाव किस में होता है? विसर्ग में होता है। और विसर्ग अपने आप को, हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, अपने आप को 7 रूपों में बदलता है। देखो विसर्ग का ओ बनता है, आपको याद होगा मैंने मनः और रथ से मनोरथ बनाया था। विसर्ग का र बनता है, जैसे बही और अंग से बहिरंग बनता है। विसर्ग का मित्रों कई स्थान ऐसे हैं जहां पर विसर्ग का विसर्ग होता है, कहीं कहीं पर विसर्ग का लोप हो जाता है। एक विसर्ग का श
श और स ये बन जाते हैं। तो ये विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। 6 से 7 से 8 वह कोई रूपांतरण विसर्ग में नहीं होता, यदि होता है तो वो झूठा होता है। हम जब हिंदी व्याकरण मुझे पढ़ते पढ़ाते हुए कई वर्ष हो गए, और मैंने ये देखा है कि विद्यार्थी जो है किसी बात को पूर्णतः हृदयंगम नहीं करता। हमने यदि ये सीख लिया कि विसर्ग का रूपांतरण 7 ही चीजों में होता है, कौन कौन सा? देखो, विसर्ग का ओ बन सकता है, जैसे यशोगाथा। विसर्ग का जो है वो जैसे रति ही और अंग को जोड़ोगे तो देखो, विसर्ग रति के आगे जो विसर्ग है इसका र बन जाएगा और शब्द बनेगा रतिरंग। ये रति का रंग नहीं है, अपितु रति का अंग है। रति कौन? कामदेव की स्त्री, कामदेव की पत्नी। तो रति ही अंग, ये जो विसर्ग जो आप देख रहे हो इसका र बना हलंत, और हलंत र में अंग वाला अ जुड़ गया तो रतिरंग शब्द बन गया। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर विसर्ग का विसर्ग रहता है, जैसे मैंने कहा मनः और कल्पित, इसका संधि विच्छेद भी यही होगा और शब्द भी यही बनेगा। मनोकल्पित शब्द गलत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अधोपतन नहीं अधापतन कहना चाहिए, मनोकामना नहीं मनोकामना होता है। ठीक ऐसे ही मनाकल्पित ये शब्द विसर्ग का विसर्ग रहेगा। विसर्ग का लोप हो जाता है, वहां पर अभी हम बात करने वाले अतः और एव, विसर्ग का लोप हो जाता है। मित्रों, विसर्ग का श बन जाता है, जैसे यशः, उसमें शब्द है यशः और फिर क्या है बोलो? शरीर। अब यहां पर विसर्ग का योग श से हुआ तो ये जो विसर्ग है इसका भी श बन जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? यशः शरीर। ये 3-4 श को देख करके डरने की घबराने की जरूरत नहीं है हमें, तो यशः शरीर शब्द बन गया। इसी प्रकार से ये जो विसर्ग है इसका श बन जाता है, जैसे कैसे? जैसे मैंने कहा धनु हूं और टंकार। देखो, विसर्ग का योग त से हुआ है। अब वह नियम हम आज पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा इसी निमित्त है। तो ये धनु के आगे जो विसर्ग जो दिख रहा था उसका श बन गया, और कई विसर्ग का स बन जाता है, जैसे नमः और कार से नमस्कार, नमः और ते से नमस्ते। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे उम्मीद कर रहा हूं। मैं इनको मिटा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। पुरानी कक्षा में जो भाग 1 था उसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में आपको बताया था। मित्रों, हिंदी में हमें यह यदि हमने जान लिया कि हिंदी भाषा में कौन कौन से विसर्गांत पद हैं, यदि किसी विद्यार्थी ने यह सीख लिया कि विसर्गांत पद कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि विसर्ग संधि आपकी मुट्ठी में होगी। मैंने आपको इतने उदाहरण दिए हैं, उसके बाद कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहां से यह जो है ये मैंने आपको पहले बताया था कि देखो हिंदी में प्रचलित विसर्गांत पद कौन कौन से हैं। तो एक बार मेरे साथ आप बोलिएगा, मनः यशः, मैंने इसका अर्थ भी बता चुका हूं, मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। मनः यशः तेजः, पुनः स्वः तिरः, नमः शिरः सरः, अतः अंतः अंततः, ये 3 शब्द आगे, तो इन तीनों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। सः, एकः, अधः, प्रातः, पयः, रजः, उरः, अन्यः, सर्वतः, तमः, वयः, वाचः, व्रीहः और परः। इनको हमने देखो, इन सभी शब्दों में मना से लेकर के परह तक इन शब्दों में एक समानता है। क्या समानता है? पहली बात तो सभी शब्दों के अंत में विसर्ग है, पहली समानता। दूसरी समानता, विसर्ग से पहले जो व्यंजन है उसमें अ मिला हुआ है शब्द में, ये हमें ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर यहां पर देखो, दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि ये कक्षा न केवल हिंदी के लिए अपितु संस्कृत के लिए भी संजीवनी की तरह है। जो विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत जिनके पास रीट इत्यादि परीक्षाओं में दोनों है, उनके लिए तो ये पूरा का पूरा हिंदी में भी यही है और संस्कृत में भी यही है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, ये देखिएगा ई है, तो ई देखो, ई लिखा है, मानी ऐसे शब्द कौन कौन से हैं हिंदी में जिनमें विसर्ग से पहले ई आता है, तो बही ही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की कक्षा यहीं से शुरू होगी क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बही ही, द्विही, देखो तो ये द में व, और इसको उच्चारण मैंने कैसे करना होता है विसर्ग का ये बता चुका हूं। द्विही, रतिही, आवि, ज्योतिही, प्रकाश पुंज, आकाशीय बिजली, तड़ित इत्यादि का वाचक है ये। आशी ही, आशीर्वाद, आशीर्वचन इत्यादि। उ, ऐसे कौन कौन से पद हैं जिसमें विसर्ग से पहले उ आ रहा है? देखो ये यजु दिख रहा है आपको, और यजु में ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ज में उ मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि विसर्ग से पहले उ आने वाले कौन कौन से, ई आने वाले कौन कौन से। एक बार यदि इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया, विसर्ग संधि आपकी मुट्ठी में होगी। कुछ मैं आपको इस कक्षा के अंत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करूंगा, ध्यान रखिएगा।
यजुः, इसी प्रकार से धनुः, चतुः, वपुः, प्रादुः और आयुः, ये कुछ शब्द है। एक इसमें शब्द और लिख सकते हैं आप, मुहु, मुहुः, इस प्रकार से। मुहु का मतलब होता है बार बार, बार बार। मुहुर्मुहु शब्द हिंदी में पूछे गए। मित्रों बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में जो शब्द पूछे जाते हैं, आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको आश्वस्ति देता हूं। ये इतने शब्द पढ़ लो। फिर हम आज इसके बारे में बात करेंगे। 4 उपसर्ग है, निस और निर और दुस और दूर, इनका क्या है हकीकत और क्या होता है इनका स्वरूप, और हम क्या गलती करते हैं, कहां पर करते हैं, उसके बारे में इस व्याख्यान के अंत में हम चर्चा करेंगे। चलिए आइएगा। नियम 1 हमारा हो गया था। नियम 2 क्या है? देखो मैं एक बार जो है आप यहां पर एक बार आप लिख लें ताकि आपके मस्तिष्क में ये रहेगा। विसर्ग अपने आप को 7 रूपों में बदलता है। विसर्ग का ओ बनता है, या फिर विसर्ग का र बनता है, या विसर्ग का लोप होता है, या फिर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। और फिर आगे जो है तीनों शकार, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, या फिर विसर्ग जो है, या फिर जो विसर्ग है उसका श बन जाता है, या विसर्ग का श बनता है, और या विसर्ग का स बनता है। ये विसर्ग अपने आप को इन 7 रूपों में बदलता है। पहला ओ कैसे होता है, इसके सर्वाधिक उदाहरण थे, मैंने आपको कम से कम 100 उदाहरण दिए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, क्योंकि आपके तो कहीं से भी आया तो आपको तो 2 नंबर जो है अंत तक, कोई जो है महत्वपूर्ण, कोई बहुत क्लिष्ट आया तब भी 2 नंबर मिल रहे हैं, सरल आया तब भी 2 नंबर मिल रहे हैं। तो करना हमें सभी है, वो हम कर चुके हैं। ये नियम नंबर 1 था। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। मित्रों 2 का मतलब विसर्ग का र कब बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नियम लिखिएगा, देखिए मानी ऐसे पद, ऐसे विसर्ग पद जिसके पहले ई या ऊ हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के आगे विसर्ग आ जाए। कैसे? जैसे बही ही, द्वि ही, रति ही, आदि ही, ज्योति ही, 5 ही शब्द है, ध्यान रखना, इनको याद कर लो। या फिर विसर्ग से पहले दीर्घ ई आ जाए, और इसके लिए हिंदी में एक ही शब्द है, आशी। ये देखो आशी, यहां पर विसर्ग से पहले श में जो है दीर्घ ई है। या फिर विसर्ग से पूर्व उ आ जाए। ये कितने शब्द है देखो, यजुहु, धनु, चतु, वपुहु, प्रादु, आयु, मुहु। इनको बार बार जब आप हृदयंगम करेंगे तो 4 दिन बाद में आपको स्वयं ये आने लगेंगे। तो विसर्ग से पहले उ आ जाए। ये तो हो गया हमारे प्रथम पद की अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए। देखो नियम क्या है कि ओ का र, विसर्ग का र कैसे बनेगा। तो नियम हमने कहा कि विसर्ग से पहले ई आ सकता है, विसर्ग से पहले ई, या फिर विसर्ग से पहले उ आ सकता है, और इनका योग किसी भी स्वर से हो जाए, किसी भी स्वर। देखो प्रथम नियम में केवल अस्वर था, यहां पर मैंने आपको जो है छूट दे दी, किसी भी स्वर से इनका योग हो सकता है, या फिर किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण। अब ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सिद्धस्थ आप हो गए होंगे। मैया पाठशाला में संधि का ये शायद 10वां या 12वां व्याख्यान है। तो तीसरा वर्ण का मतलब है 5 वर्ग है, क च ट त प। तो 5 वर्गों का तीसरा वर्ण ज ब ग ड द, और चौथा वर्ण ज भ ग ढ ध, और पंचम वर्ण य म ग नम, और फिर अंतस्थ में य व र ल, और एक इसके साथ में ऊष्म वर्ण ह ले लेते हैं। तो मित्रों ये देखो मानी इनका योग विसर्ग से पहले ई या उ हो, और अंतिम पद का आरंभिक वर्ण कोई भी स्वर हो जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण, या फिर य व र ल ह हो जाए। तो ये आप देख रहे हो, ये देखिएगा, ये विसर्ग ई के आगे जो विसर्ग है, ई के आगे जो विसर्ग है, उ के आगे जो विसर्ग है, ये विसर्ग जो है ये र में बदल जाता है। यहां पर जितने मैं शब्द लिखा हूं उसको आप कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। और इस देखो दूसरी बात, शुद्ध अशुद्ध में ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या है। देखो पहले हम शब्द ले लेते हैं बही। हिंदी में प्रचलित बही से बनने वाले शब्द। मित्रों एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण जो बार बार पूछा जाता है, बही और आक्रमण। देखो 2 शब्द हो गए, विसर्ग से पहले ई है और आगे क्या है, आक्रमण का आस्वर है, मानी अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर है। अब ये विसर्ग के आगे मानी ई के आगे आया हुआ जो विसर्ग है वो भी र बनेगा, ई दीर्घ है तब भी र बनेगा, उ तब भी र बनेगा। तो ये बही जो आया इसके आगे जो विसर्ग देख रहे हो इसका र बन जाएगा। तो
तो कैसे बनेगा ये बही, और ये भी ध्यान रखना कि ये र जो है वो हलंत होता है। विसर्ग के स्थान पर बनने वाला र, श और स ये हमेशा हलंत होते होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो बही और आक्रमण, अब ये बही जो था ये आक्रमण के कारण, इस स्वर के कारण बही जो था वो क्या बन गया बहिर, और आगे क्या है बोलो आक्रमण। अब इसको आप जब जोड़ दोगे तब शब्द क्या बनेगा, देखो ब ही, ये जो र है उसमें आक्रमण वाला आ जुड़ जाएगा तो ये बन गया रा, फिर क्र, फिर मन, बहिर आक्रमण। बाहर से जो आक्रमण होता है, पंचमी तत्पुरुष समास है, ये भी ध्यान रखना, साथ साथ में समास भी कर सकते हैं। बाहर से होने वाला जो आक्रमण है वो बहिर आक्रमण है, बाहर का आक्रमण नहीं होता है, ध्यान रखना। इसी तरह से एक शब्द है बही ही, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और एक शब्द है अंग, बही और अंग। इस शब्द में जो भ्रांति होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप सब लोग बनाओ क्या होगा, देखो ब ही, ये जो विसर्ग है उसके आगे अ आ रहा है तो मैं र बना दूंगा, और आगे शब्द क्या है बोलो अंग है, ये आपको सबको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखो ये शब्द क्या बनेगा बहिरंग। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न इस शब्द में कई बार क्या होता है, वो आपसे ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संधि युक्त शब्द नहीं है, और ऐसे शब्दों में निश्चय ही वो बहिरंग शब्द देता है। अब बहिरंग देता है तो जो सामान्य विद्यार्थी जिसको विसर्ग संधि का ज्ञान नहीं होता है मित्रों, वो क्या करता है, ये बही को एक शब्द मान लेता है, रंग को एक शब्द मान लेता है, वो इसका अर्थ लगा लेता है बाहर का रंग। नहीं, ये बही अंग माने बाहर के जो अंग है, बाहरी अंग जो है वो बहिरंग है। एक तो अंतरंग होता है, अंतरंग, अंतरंग शब्द का संधिविच्छेद भी हम इसी तरह से, वो इसका अपवाद है अंतः और अंग। हालांकि ये संधिविच्छेद नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे स्वर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि इत्यादि, पुनर्कलन, इस प्रकार के शब्द है, पुनराक्रमण, पुनरावृत्ति, इस प्रकार के शब्दों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। ये तो मैंने इस शब्द के साथ में लिख रहा हूं, अंतः और अंग को जोड़ोगे तो अंतरंग। वस्तुतः ये शब्द देखो, आपसे कोई संधि करने का कहे तब तो अंतः और अंग, यहां पर विसर्ग से पहले तो त में अ है, तो यहां पर तो विसर्ग का र नहीं बन सकता। लेकिन हिंदी में कदाचित कहीं कहीं पर, देखो हिंदी की सबसे बड़ी समस्या क्या, मैं एक मिनट आप लोगों को बताता हूं। समस्या क्या हुई कि संस्कृत व्याकरण में एक ही प्रामाणिक पुरुष है, एक ही पिता है, एक ही जनक है, और वो जो है वो है महर्षि पाणिनि मानी अष्टाध्यायी के आधार पर। हालांकि आजकल जो हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, यदि पाणिनि के मत में कहीं भी कोई वैपरीत्य या कहीं भी कोई विप्रतिपत्ति, कहीं भी कोई संदेह, कहीं भी कोई भ्रम हुआ, तो हमारी परंपराओं ने पाणिनि के बाद में जो है वो किसको मान लिया, हम सब जानते हैं कात्यायन, जिसका नाम वररुचि है। और फिर कात्यायन के बाद में पतंजलि आए। यदि पाणिनि और कात्यायन में कहीं भी दोष, यदि मानवीय मेधा ने कहीं ढूंढ लिया, तो फिर वहां पर हमने पतंजलि के मत को प्रामाणिक मान लिया। तो संस्कृत में एक परंपरा है, उस परंपरा के हम इधर उधर नहीं जा सकते, इसलिए शब्दों में वहां पर एक रूपता है। मित्रों, हिंदी में समस्या क्या हुई कि हिंदी का एक जनक नहीं है, हिंदी के 10 जनक हैं। हर व्यक्ति अपना नियम लगाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी अपने शब्द भंडार के साथ, अतुल्य शब्द भंडार है हिंदी का, और हिंदी जो है वो 5 प्रकार के शब्दों का समूह है। हिंदी वैसे देखा जाए तो कोई भाषा नहीं है, ध्यान रखना। हिंदी 5 प्रकार के शब्दों का एक समुच्चय मात्र है। मैं ये कहूं तो ज्यादा उचित है इस हिंदी की स्वरूप को लेकर के। वो कौन कौन से शब्द हैं हम सभी जानते हैं, तत्सम, तद्भव, तत्सम से बने जो शब्द है वो तद्भव, फिर देश शब्द आ गए, फिर विदेश शब्द जो हमारी बाहरी आक्रांता हमारे ऊपर आए, आक्रमण किया, यहां पर हमारे साथ बहिराक्रमण, देखो ये शब्द है, तो ना आक्रांता उन्हें बही और आक्रांता जोड़ोगे तो बहिराक्रांता, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। तो वो जब आए तो हमने विदेश शब्दों को, क्योंकि हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श है, जो कुछ भी आ जाए हम केवल हमारे परिवार को नहीं, हम तो पूरी धरती को पृथ्वी मानते हैं, इसलिए हमारा कुटुंब मानते हैं पूरी पृथ्वी को, इसलिए हमारी भाषा में विदेश शब्दों का भी आगमन हो गया। और फिर हमने सेटिंग कर करके 2 प्रकार के शब्दों को 2 प्रकार की भाषाओं से शब्द बनाने लगे, जैसे ऑपरेशन इंग्लिश का है और कक्ष हिंदी का है। ऐसे बहुत सारे शब्द जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिला और अधीश, जिला फारसी, अधीश हिंदी या संस्कृत, तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के जो शब्द हैं, उन 5 प्रकार के शब्दों को इतना बड़ा भंडार होने के कारण वहां पर नियमों की एकरूपता कब हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तत्सम शब्दों में हमेशा तत्सम नियमों का पालन करें, तद्भव शब्दों में लोक व्यवहार के नियमों का पालन करें। अपनी कॉपी में लिख लें जो बोल रहा हूं।
तद्भव जो शब्द हैं उसमें व्याकरण के नियम कम काम करते हैं और लोक व्यवहार जो हमारी परंपराओं से आए हुए जो नियम है वो ज्यादा काम करते हैं। तो तत्सम में संस्कृत व्याकरण के नियम को आपको ध्यान रखना है, तद्भव में लोक व्यवहार। देश और शब्दों का कोई व्याकरण नहीं होता। हाँ, वो जैसे तेल और चढ़ी से जो है तेल चढ़ी, और घोड़ा और चढ़ी से गुड़ चढ़ी और गुड़ चढ़ा, इस तरह से शब्द बनते हैं। घोड़ा और स्वार से घुड़सवार, इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं, तो वो अलग बात। विदेशी शब्दों की संधि अपने यहाँ पर बहुत कम है, उसमें 5-10 शब्द मैं बात करूंगा जब स्वर संधि के बाद में हम पूरी संधियों की अपवाद की बात करेंगे। तो मित्रों, हमें यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि मूलतः इसमें देखो ये अंतर शब्द था, अंतर, और अंतर के साथ में अंग जुड़ा। इस शब्द को लेकर के आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत अंतरराष्ट्रीय, पूरा भारत गलत लिख रहा है। क्या है प्रॉब्लम? तो यहां पर अंतर और अंग देखो, र हलंत है, हलंत र में अ जुड़ेगा तो ये रंग शब्द बन जाएगा, अंतरंग। यहां पर संधि नहीं है। मेरे विद्यार्थी ध्यान दें, यहां पर संधि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको संधि करने के लिए मजबूर किया जाए, आप पर यदि पिस्तौल तान ही दी जाए कि भाई संधि करो, तो फिर अंतः और ग कर सकते हैं हम। इस प्रकार से हमें क्योंकि र और स का संस्कृत में विसर्ग बन जाता है, और फिर अंतः और अंग करके हमने अंतरंग इस प्रकार के शब्दों को बनाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार स्व और ग लिख सकते हैं आप, स्वर्ग बनता है। पुनः वस्तुते पुनर्मूल अव्यय है, और पुनर और एक शब्द, जैसे हम सारे के सारे जो है पुनरावलोकन शब्द कहते हैं, शब्द होता है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन रा होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर हम पुनरावलोकन कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, यही परीक्षाओं का हिस्सा बनती है, तो इसलिए इनको ध्यान से हमें समझना चाहिए। मित्रों, अंत और अंग से अंतरंग बन जाएगा यदि आपको संधि करने के लिए मजबूर किया जाए तो, नहीं तो इसमें संधि नहीं है, इसमें संयोग है, क्योंकि कोई विकार ही नहीं है। हलंत र था, अंग वाला अ बन गया। मैं वापस वहां पर आ जाता हूं, इस शब्द को मुझे मिटाना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि देखिए हमारी अभी दृष्टि जो है वह दृष्टि, मैं समझ सकता हूं एक विद्यार्थी के लिए 1 नंबर की कितनी महत्ता होती है, ये मैं जानता हूं, भली भांति एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं। आपको 1 नंबर हजारों लोगों से ऊपर कर सकता है, हजारों लोगों से नीचे गिरा सकता है। आपका 5 साल 5 वर्ष जो है आपको पीछे कर सकता है जीवन में। इसलिए प्रामाणिक पढ़िए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि मैंने कहीं प्रमादवश गलत बोल भी दिया है तो आपको वीडियो के लिंक में नीचे मैं जरूर बता दूंगा कि यहां पर गलती हुई, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन ऐसी संभावना कम होगी। चलिए मित्रों, बहि आक्रमण से बहिराक्रमण, बहिरंग से बहिरंग। इसी प्रकार से देखो एक शब्द है जो बहुत अच्छा शब्द है, बहि, और एक शब्द है देखो द्वंद्व, ये द्व, ये न, और ये फिर द्व, द्वंद्व। द्वंद्व शब्द को अपन ऐसे लिख सकते हैं, द्वंद्व, इस प्रकार से। देखो इसको ध्यान से अपने मस्तिष्क में उठा लेना, ये कई बार जो है ना इसका वर्ण विन्यास पूछ लेते हैं, वहां पर हमारी समस्या हो जाती है। बहि और द्वंद्व, इसका क्या बनेगा बोलो? बहिर्द्वंद्व, बहिर्द्वंद्व। बाहर का जो द्वंद्व है, एक अंतर द्वंद्व है, एक बहिर्द्वंद्व, विलोम शब्द हो जाएगा। जैसे अंतरंग बहिरंग विलोम शब्द है, इसी प्रकार से बहिरंग बहिर्द्वंद अंतर्द्वंद, इस प्रकार से शब्द हो जाता है। मित्रों, एक शब्द होता है बाहरी किसी वस्तु का बहि और भाग, ये शब्द क्या बनता है? देखो ब, फिर ही, र हलंत, जो र हलंत होता है मैं आपको कह चुका हूं कि आगे वाले वर्ण पे जाता है, तो ये शब्द क्या बनेगा बोलो? बहिर्भाग। ये हमें ध्यान रखना है। ये र जो है वो कई बार यहां पर शुद्ध अशुद्ध में भी इसको पूछ लेते हैं, तो बहिर्भाग। इसी प्रकार से बहिरंग है, बहिर्जात, बहिरंग हो गया, बहिर्भाग हो गया, बहिर्जात, बहिर्जात, बहिर्भाव, तो बहिर्जात, ये इस प्रकार से जो शब्द होगा वह शब्द क्या बनेगा बोलो? बहिर, और यहां पर ये जात, बहिर्जात। इस तरह से इन शब्दों के विषय में हमें जानना चाहिए। मित्रों, एक शब्द देखो, एक शब्द है बहि और मुख। देखो ध्यान से सुनना, ये बहिमुख शब्द से अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहिर बनेगा, बहिर्मुख ऐसे बना। बहिर्मुख जो शब्द है वो भाववाचक शब्द है, बहिर्मुख हो गए, लेकिन बहिर्मुखी शब्द विशेषण बन जाता है। बाहर मुख, जिसका मुख का मतलब निकला हुआ, कहीं से बाहर नहीं। बहिर्मुखी का मतलब है जो व्यक्ति सबके साथ, पूरी संसार के साथ घुल मिल जाता है, वो बहिर्मुखी। एक हम कहते हैं ना वो तो अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी मानी जो स्वयं में ही रहता है, बहिर्मुखी जो संसार के साथ जो है पूरी तरह से रह सकता है, वो बहिर्मुखी होता है, और ये शब्द विशेषण है। इसका विलोम शब्द अंतर्मुखी होता है। विलोम शब्द के बारे में अपन बात करेंगे, सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे अच्छा बिंदु है हिंदी का विलोम शब्द। चलिए, बहिर्मुखी, तो ये बहिर शब्द की बात कर ली। मित्रों, अब द्वि की बात करते हैं। देखो जैसे एक बहुत अच्छा शब्द है द्विही, और एक शब्द है ऊढ़ा, इसको मोस कर लो। पहली बात तो द्वि और ऊढ़ा के नीचे जो बिंदु लगा देते हैं ये नहीं होता है।
संस्कृत के किसी भी शब्द में ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं होता है। ड़ और ढ की ध्वनि संस्कृत में थी नहीं। ये तो हमने दुर्भाग्य से पता नहीं क्यों हमने शब्दों को बिगाड़ दिया। ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहिता, द्वि बनी 2 बार। अब देखो क्या बनेगा, देखो द्वि, देखो द्वि, ये जो विसर्ग है ना इसका क्या बनाया मैंने, देखो ऊ आया, ऊ के आगे ये स्वर आ गया तो ऊ के आगे आने वाला विसर्ग र बनेगा। तो ये क्या बनाऊं बोलो, र। अब ये शब्द ना द्विधा है ना। अब देखो आगे शब्द क्या है, ऊढ़ा, ऊढ़ा, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको जोड़ दोगे तो ये शब्द बनता है द्विरूढ़ा, रू बड़ा हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, द्विरूढ़ा। इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार से द्वि और उक्त, आपने कभी सोचा है कि यार ये द्विरुक्त जो शब्द है इसमें ये र आया कहां से, तो ये विसर्ग संधि का शब्द है। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखो यहां पर जो द्वि और ऊढ़ा से जो र बना वो ऊ बड़ा बना, देखो ये रू दीर्घ है और ये वाला जो रू है ये ह्रस्व है, तो ये द्विरूढ़ा यहां पर बना। यहां पर ये विसर्ग का र बना, उक्त में ऊ पहले से ह्रस्व है, इसलिए शब्द द्विरुक्त बनता है। यदि ये शब्द द्विउक्ति 2 बार उक्ति कही जाती है उसके लिए शब्द आता है द्विरुक्ति। जैसे पुनरुक्ति शब्द होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे। पुनर और उक्ति मूल शब्द है, वहां पर संधि नहीं है, संयोग है, लेकिन वही बात है मैंने अंतः रंग वाला बताया ना। तो वैसे पुनः और उक्ति करके विसर्ग का र बना करके पुनरुक्ति शब्द, इस प्रकार का प्रचलन हिंदी में हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना, द्विउक्ति, पुनरुक्ति, बार बार उक्त, 2 बार उक्त करना जो है द्विरुक्ति है और पुनः पुनः उक्त करना पुनरुक्ति है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत। चलिए मित्रों, यहां पर अभी तो हमने केवल 2 सीखे, मानी एक तो बही हुआ है हमारा, एक द्वि हुआ है। एक मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको बिल्कुल क्रम से पढ़ना है। हम करते क्या है, एक बार यहां पर कूद जाते हैं, दूसरी बार वहां पर कूद जाते हैं। एक एक शब्दों को देखो, मैंने आपको बताया कि हिंदी में 5 शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो विसर्ग संधि में, विसर्ग से पहले जिनमें ई आता है। कौन कौन सा शब्द है, एक हमने बही पढ़ा, एक हमने द्वि पढ़ा, अब रति ही कामदेव की पत्नी, आवी प्रकट होना और ज्योति प्रकाश को कहते हैं। ये 5 शब्द है। चलो अब हम रति की बात करते हैं। 2-3 शब्द है मुख्य मुख्य, एक तो रति ही और मुख। रति कामदेव की पत्नी और बहुत सुंदर थी, इसलिए इस रतिर्मुख की तुलना दी जाती है और ये हिंदी में प्रचलित रतिर्मुख। और एक रति और अंग, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें देखो रति विसर्ग का र बनेगा, हलंत र में ये हलंत र, अंग जुड़ेगा तो ये रंग शब्द बन जाएगा। इसको महत्वपूर्ण कर लेना, रति रंग, इस तरह से ध्यान रखना। बाकी शब्द तो आप ऐसे भी बना सकते हो, रति ज्योति, रति ज्योति, इस प्रकार से रतिर्मंडल, इस प्रकार शब्द बन सकते हैं, लेकिन वो उनका आवश्यकता नहीं। आवी शब्द की बात करते हैं। चलिए मित्रों, आवी और भाव को जोड़ते हो, ये कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है, तो ये शब्द बनता है आविर्भाव। ये ध्यान रखिएगा, आवी और भाव को जब जोड़ दोगे तो शब्द बनेगा आविर्भाव। तो इसी तरह से आवी ही और जो है कृत, वो तो वहां पर आविष्कृत बन जाएगा, श बन जाएगा, उसका अलग नियम है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर क आ रहा है और क जो यहां पर तीसरा वर्ण जो है वो नहीं है। तो आविर्भाव, आवि और भूत बहुत अच्छा शब्द है। किसी कोई चीज जो प्रकट हो चुकी है ना उसके लिए भू बड़ा लिखना, ये ध्यान रखना। भू धातु में हमेशा ही जो है दीर्घ आता है, आविर्भूत, इस प्रकार से ध्यान रखना। 2 शब्द हो गए, आविर्भाव, आविर्भूत। तो हमने बही पढ़ा, द्वि पढ़ा, रति पढ़ा, आवी पढ़ा। ज्योति की बात करते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। चलिए, ज्योति माने प्रकाश होता है, ज्योतिष मूल शब्द होता है, स दंते वाला, उस दंते स का विसर्ग बन करके ये ज्योति ही। और ज्योति और अंग, देखो ये पहला शब्द है जो मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द बनेगा ज्योतिरंग। तो मित्रों, ज्योति और भाव, ज्योति और मय, ज्योति से जो युक्त हो जाता है ज्योतिर्मय, ज्योतिषमय नहीं होगा लेकिन ज्योतिषमती होता है, कोई कारण है आगे बताएंगे। ज्योतिर्मय, ज्योति और भाव से जो शब्द बनेगा वो ज्योतिर्भाव, इस प्रकार से शब्द ये बन जाएगा।
ज्योति और युक्त, ये ज्योति और ये जो शब्द है युक्त, ज्योति से जो युक्त है उसके लिए शब्द आप अपने आप बना सकते हो ज्योतिर्युक्त। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो र है वो य का ऊपर चढ़ेगा, ज्योतिर्युक्त। उसी प्रकार से हम जानते हैं एक हमारी परंपराओं में ज्योति ही लोक है, ज्योति ही लोक, आत्मलोक जो है उसका दूसरा नाम है। ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, ज्योतिर्लोक, ज्योतिर्लोक। इस प्रकार से इन शब्दों के विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। तो चलिए ज्योति की बात कर ली, मित्रों आशी की बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो एक शब्द है आशी ही और एक है वाग। पहली बात तो इसका लिखने का तरीका आज आपको सीख लेना है। हालांकि आजकल ये पूछते नहीं है एग्जाम में, कारण ये है क्योंकि अब सब समझ गए आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। आरंभ में तो हर परीक्षा में आशीर्वाद ही आता था और ये आशीर्वाद ही आपको लेकर के डूबता था। कुछ शी को छोटा कर देते हैं, कुछ ये र जो है वो यहां लगा देते हैं, कुछ द पर र हो जाता है। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं गलत लिखने के, लेकिन अपने पास समय नहीं, आगे चलते हैं। दूसरा शब्द इसका याद कर सकते हो, आशी ही और वचन। बोलो क्या बनेगा, अपने आप बना सकते हो, आ शी और र ऊपर चल जाएगा वर्ब पे और शब्द बनेगा आशीर्वचन, आशीर्वचन। मित्रों दो ही शब्द है, देखो ज्योति ही अंग, ज्योतिरंग, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्युक्त, ज्योतिर्लोक, चार शब्द है। आवि के दो शब्द है, आविर्भाव, आविर्भूत। भाई हमारा तो पढ़ाने का तरीका देखो यही है, आप एक क्रम से यदि आप पढ़ोगे तो फिर आप जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हो। तो हमने आशी की बात कर ली, चलिए अब ऊ की बात करते हैं। ऊ के आगे विसर्ग आएगा तो भी र ही बनेगा। तो मैं उससे पहले ये ऊ वाले शब्दों पे आऊं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है मैं आगे ऊ वाले शब्दों आई। हमने बही, द्वि, रति, आवी, ज्योति, आशी ये पढ़ लिया है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। मित्रों यजु से बात करते हैं। देखो एक तो यजुहु, ऐसे मूल शब्द यजुष था, श का विसर्ग बन गया तो यजुहु और भाग शब्द क्या बना, बोलो यजुर्भाग। मानी यजुर्वेद का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, यजुर्भाग। इस प्रकार से यजुर्भाग। और यजुहु और वेद, यजुहु वेद, ये कुछ यूजर वेद लिख देते हैं, मैं देखता हूं। हम कहां पर गलतियां कर सकते हैं, मैंने पिछले 20 वर्ष में यही देखा है विद्यार्थियों के साथ रहते रहते कि विद्यार्थी गलती कहां पर करता है। उन्हीं चीजों को लेकर के आपके साथ आता हूं। तो कुछ लोग तो यूजर वेद कर देते हैं, कुछ लोग ये यजु वेद कर देते हैं। तो इसका शुद्ध यही है। एक जो है यजु और विद्या, यजु विद्याधारी शब्द भी है और यजुर्विद्या, यजुर्वेद की जो विद्या है, कर्मकांड है यजुर्वेद का मुख्य विषय, हम जानते हैं। ये देखो यजुर्विद्या, यजुर्विद्या नहीं बोलना है, विद्या है, विद्या। तो यजुर्विद्या, इस प्रकार से 3 शब्द है। अब आप आगे यजु अंग, यजुरंग, लेकिन उसका शब्द का प्रचलन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम धनु की बात कर लें। धनु मित्रों धनुष को कहते हैं। यजुष जैसे कर्मकांड की बात थी तो धनुष मूल शब्द था, उसका धनु हो गया, धनु। और एक शब्द है धर, देखो कितना अच्छा शब्द है, धनुर्धर, मानी धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धर, धनुष को धारण। और उसी तरह से धनुर्धारी शब्द भी है, धनु हूं और धारी, धनुर्धारी। मुझे एक शब्द इसका और याद आ रहा है जो शायद मुझे लगता है अभी पिछले साल आरबीसी किसी एक परीक्षा में पूछा है, मैं आगे कक्षा में उसको कंफर्म करूंगा कहां पर पूछा गया है। शब्द ये था, धनु हूं और बाण शब्द बनेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है धनुर्बाण में तो, लेकिन वो संधि विच्छेद नहीं पूछा था उस शब्द में। धनुर्बाण शब्द में समास कौन सा है, तो आप जब तक जो है इसके बारे में सोचें, जब तक मैं आगे वाला शब्द लिख रहा हूं मुझे आप बताएं धनुर्बाण में, तुरंत कमेंट करके बताएं धनुर्बाण में कौन सा समास है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, एक तो अव्ययभाव, एक बहुब्री, एक द्वंद्व और एक द्विगु। कौन सा समास है, इन चारों में से आप मुझे बताइएगा, कमेंट करें धनुर्बाण में कौन सा समास होगा। आप अपने आप को जो है टेस्ट कर ले। तो धनुर्विद्या, धनुर्धर, धनुर्धारी, धनुर्बाण, इस प्रकार से धनुष शब्द के जो है ये रूप चलते हैं। इसी तरह से मित्रों धनुर्यज्ञ, धनुष को धारण करने के लिए यज्ञ हमारी परंपरा में हुआ करते थे, उसको हमने धनुर्यज्ञ, धनुर्यज्ञ, इसको आप यज्ञ बोलते हो, मैं यज्ञ बोलता हूं। धनुर्विद्या हो ही गई, धनुर्वेद, धनुर्भाग और
इसी प्रकार से जो है एक धनुर्वेद शब्द भी है, धनुर्वेद उपवेद के रूप में है ये, धनु और वेद, ये जो है धनुर्वेद, धनुर्वेद इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। ये धनुर्वेद का विग्रह भी आप करें तो समास अब मैं बता देता हूं। इसमें देखिए धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला, उसी अर्थ में धनुर्धारी। धनुर्बाण, इसका विग्रह होता है धनुष और बाण, धनुष और बाण। और आ गया द्वंद समास है, ये ध्यान रखिएगा। धनुर्वेद, धनुष की विद्या देने वाला जो वेद है वो धनुर्वेद है, और धनु की धारण करने के लिए यज्ञ किया जाता था वो धनुर्यज्ञ है। चलिए आगे चलते हैं। धनु शब्द हो गया, यजु हो गया, चतु की बात कर लेते हैं मित्रों। चतु जो है, देखो चतु और वेद पहले ही शब्द सभी जानते हैं, चतुर्वेद, चतुर्वेद। तो ये शब्द क्या बना बोलो, चतुर्वेद। चतुरंगिणी सेना होती थी तो चतुहु और अंग ये शब्द बनता है चतुरंग। अब कहीं इसमें भी ये रंग वाले जितने भी शब्द है ना, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये कहीं आप चतु और रंग अलग अलग मत करना। तो चतु और अंग से क्या बनेगा, चतुरंग, और फिर इनी जोड़ दोगे चतुरंगी, ई जोड़ोगे तो चतुरंगी, इनी जोड़ दोगे तो चतुरंगिणी। चतुरंगिणी महाभारत कालीन सेना थी जिसको हमने अक्षोहिणी कहा, 4 अंग जिसमें हुआ करते थे, चतुरंग। इसी प्रकार से चतुर्वेद हो गया, चतुरंग हो गया। तो चतु शब्द की बात हो गई। चतु का अर्थ, चतुर मूल शब्द था, इसका अर्थ जो है वो 4 होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों चलिए, चतुर्मास एक शब्द है, चतुहु और मास, चतुर्भाग भी है ऐसे, तो शब्द बनेगा चतुर्मास। इसमें मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। चतुर्मास माने 4 महीनों का समूह जो है, विशेष 4 माह होते हैं जो बरसात में शुरू होते हैं और जिसमें जो है धर्म इत्यादि का जो होता है वो चतुर्मास। मित्रों एक शब्द है यह प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा, ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत महत्वपूर्ण कर लेना। ये शब्द बनता है चातुर्मास्य, च का चा बन जाता है, चतुर्मास्य नहीं बनता है, इसको आप मोस कीजिएगा तो शब्द बनेगा चातुर्मास्य, न कि चतुर्मास्य। माने 4 महीनों से जो संबंध जिसका है ना वह चातुर्मास्य हो गया। तो चलिए चतुर शब्द की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वपु। वपु शब्द जो है यहां पर काम नहीं आएगा, क्योंकि वपु और मान से वपुष्मान बनता है। वपुष्मान भगवान श्री राम का एक विशेषण है, उस जगह हम बात करेंगे। वपु कहते हैं शरीर को, यह भी ध्यान रखना, लेकिन इस उदाहरण में नहीं आएगा वो। प्रादु ये इसमें आएगा। मित्रों एक शब्द है प्रादुहु और एक शब्द है भाव। शब्द क्या बनेगा, जो आविर्भाव वाला अर्थ है ना वही इसका अर्थ है, मैं आपको बता चुका हूं, प्रादुर्भाव। और एक शब्द है प्रादुहु और भूत, प्रादु और भूत, मस्ट मोस्ट करना, इसको महत्वपूर्ण करना। ये शब्द बनेगा प्रादुर्भूत। इसको कई बार जो है दू में बड़ी मात्रा लगा देते हैं, की ये शब्द बनता है प्रादुर्भूत। तो ये शब्द हो गए, इसका जो है स्क्रीनशॉट लें, मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे 2 शब्द और बच गए इस कक्षा के, आयु और मुहु। चलिए मित्रों, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ई के आगे विसर्ग आने वाले 5 शब्द हैं। कौन कौन से बोलो, बई है, द्वि है, ऊपर देखते रहे आप, रति ही और आवी। इनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, विसर्ग का र बनता है, इसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने ये बात करी कि ई वाला केवल आशी है, ऊ वाला यजु, धनु, चतु, वपु, वपु इसमें नहीं लिया मैंने, ध्यान रखिएगा। और प्रादु शब्द प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, आयु शब्द लेता हूं। बहुत अच्छा शब्द है आयुर्विज्ञान, आयु और विज्ञान, आप इसको विज्ञान बोलते हैं। शब्द बनेगा आयुर्विज्ञान, ये देखिएगा आयुर्विज्ञान, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा आयुर्विज्ञान। मित्रों आयु का वर्धक जो वेद है उसका नाम है आयु धन वेद, शब्द बनेगा आयुर्वेद। आयु को बढ़ाने की जो विद्या है उसको हम आयुर्विद्या, संधि विच्छेद आप स्वयं कर सकते हैं, आयुर्विद्या इस प्रकार से हम करते हैं। आयु को बढ़ाने वाले जो योग हैं उसको आयुर्योग, आयु का जो भाग है उसका आयुर्भाग। एक आयुष्मती शब्द बनता है उसका अलग मामला है, ये ध्यान रखना, वो आगे की कक्षा में होगा। शब्द बना आयुर्भाग, तो इस तरह से, और आयुर्विज्ञान हो गया, आयुर्वेद हो गया, आयुर्विद्या, आयुर्भाग, इस तरह से इन शब्दों का आयु वाला जो शब्द था वो जो है वो इस तरह से बनते हैं। ये 4 शब्द विशेष रूप से आप याद रखें। आयुर्वेद बहुत पूछा जाता है, आयुर्विज्ञान, आयुर्विद्या, आयुर्भाग। मित्रों इससे एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, मुहु का मतलब होता है बार, और ये हमेशा अपने साथ मुहु को ही जुड़वाता है। मुहु और मुहु इसको जोड़ोगे, ये हिंदी में कदाचित प्रचलित है,
ये शब्द बनेगा मुहुर्मुहु, मानी किसी चीज को बार बार जब हम कहते हैं मुहुर्मुहु, तो ये शब्द थे जिसमें मैंने आपको कहा कि विसर्ग का र बनता है, और इसके बारे में हमने बात करी। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 करीबन 12 शब्द जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, उनके बारे में मैंने बात करी। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, क्या है सुनिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप थोड़े शांत होकर के और इसको एकाग्रचित भाव से आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। हुआ क्या, संस्कृत में 22 उपसर्ग थे, द्वाविंशति उपसर्ग, 22 उपसर्ग थे, प्र प्रा अब सम अनु अव निस निर, 2 उपसर्ग थे, एक था निस और एक उपसर्ग था निर, एक था दुस और एक था दुर। तो निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अभि प्रति परि उद उप अधि अति अपि और उप, ये 22 उपसर्ग थे। मित्रों, क्या हुआ कि इन 22 उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग मूलतः जब इनकी उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति का मेरा मतलब क्या है, जब महर्षि पाणिनि ने इनकी सृष्टि करी शब्द के रूप में, तब उन्होंने निस और निर 2 उपसर्ग किया, लेकिन हिंदी में इनकी जगह क्या प्रयुक्त होने लग गया, नि, और ये बहु प्रचलित है। लेकिन समस्या हमारी, और दुस और दुर की जगह भी हमने एक उपसर्ग बना दिया दुह। तो पहले ये ध्यान रखें कि हिंदी में जो हम 22 उपसर्ग मानते हैं वह तब होते हैं जब इन चारों को जोड़ते हैं। यदि इन 4 का हमने 2 कर दिया तो 2 कम हो गए, तो हमें उपसर्ग की संख्या, यदि मैं नी ही और दुह विसर्ग मान लूं, तो हमें विसर्ग जो उपसर्ग जो है उसकी संख्या हमें 20 ही करनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ मित्रों? लेकिन ये घपलेबाजी, ये घोटालेबाजी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। समस्या ये होती है कि 90% परीक्षाओं में जो उदाहरण मैंने कहा, बहुत शांति से आपको सुनना है, आपके काम की चीज हो सकती है। 90% परीक्षाएं ऐसी हैं आरपीएससी में, मेरा जीवन सुबह से लेकर सायंकाल यावत मेरे विद्यार्थियों को समर्पित होता है। मैं चिंतन भी करता हूं, साथ साथ में वर्तमान में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका विश्लेषण भी करता हूं। मित्रों, 90% क्या होता है कि नी और दू ऐसा माना जाता है, 10% ऐसा हो जाता है कि निस और निर को ही मूल रूप माना जाता है, दुस और दूर को ही मूल रूप माना जाता है, जो कि सही भी है। लेकिन समस्या हमारी यह है कि यदि कोई परीक्षक उसको जो शुद्ध रूप है वो मान ले, तो ये अशुद्ध रूप वाले में हमारी समस्या हो सकती है, और हमारे लिए 1 नंबर जो है वो जीवन का जो है उलट पुलट कर सकता है। क्या करना चाहिए मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मित्रों, 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूं। पहले तो मैं आपको कुछ तर्क दे रहा हूं। एक शब्द है नी ही और एक शब्द है बल, और एक शब्द है नी ही और एक शब्द हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे संदेह शब्द ले लिया। जैसा कि आप जान रहे हैं, नी और बल से हमने शब्द बना लिया निर्बल, और निसंदेह से हमने शब्द बना लिया निसंदेह। इसी तरह से निर्बल है, निर्योग है, निर्धन है, बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम जो है निर्धन का संधि विच्छेद हम ऐसे ही करते हैं। देखो, नी ही और धन, ऐसा हम संधि विच्छेद करते हैं और इस शब्द को हम बना देते हैं निर्धन। ये ध्यान रखिएगा। नी ही और योग से निर्योग बनाते हैं, नी और कर्ष से निष्कर्ष बना देते हैं। देखो, नी ही और कर्ष से क्या बना देते हैं, निष्कर्ष बना देते हैं। ये बात आप बहुत ध्यान से मेरे साथ सुनिए। यहां पर विसर्ग का हमने श बना दिया, नी और कर्ष से निष्कर्ष बना दिया, नी और चय से हमने निश्चय बना दिया, नी और चय से हमने क्या बना दिया, बोलो, निश्चय बना दिया। ऐसा संधि विच्छेद हमने कर लिया और इन सभी शब्दों को हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत रख दिया। मित्रों, हुआ क्या, देखो यहां पर आपसे निर्बल में आपसे यहां पर पूछे तो ये निर उपसर्ग है और यहां पर निस है। पहले मुझे ये बताओ, जब यहां पर नीचे वाले शब्दों को नहीं देखो, और नी और बल और नी और संधि, ये तो शब्द आपके रटे हुए, इसलिए आप कह देते हो कि यहां पर तो विसर्ग का र बन गया और यहां पर विसर्ग का स बन गया। ऐसा कोई नियम नहीं है व्याकरण में, ये ध्यान रखना। तो हमें जो है इसको देख करके कैसे पता चला कि यहां पर तो निर है और यहां पर निस है, यह पता हमें नहीं चला। मूलतः इनमें कोई संधि नहीं है। निर्बल में केवल संयोग है, निर और बल। निसंदेह में भी निस और संदेह, हाँ यहां पर इसका संधि विच्छेद शुद्ध संधि विच्छेद होता है, निस और कर्ष
और यहां पर ये जो क था, इसके कारण ये स जो था उसका श बन गया, निष्कर्ष शब्द बन गया, जैसे आविष्कार शब्द से बनता है। इसी प्रकार से नि और चय से, यहां पर देखो निस और चय था, इस स का योग जब ये दंते स है, इसका ताले में च से योग हुआ, तो ये जो स था इसका क्या बन गया, श बन गया, और ये शब्द क्या बन गया, निश्चय बन गया। यहां पर संधि माननी चाहिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपको ये तो मैंने आपको बताया कि सत्य ये है, यदि आपसे कोई संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और यदि आपके पास उन चारों विकल्पों में यही विकल्प जो हम बात कर रहे हैं यही कहीं ना कहीं प्रधान है, तो हमें तो एक नंबर से मतलब है। ये शास्त्रार्थ की कक्षाएं नहीं है, नहीं मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। तो यहां पर आपको संधि विच्छेद करने के लिए मजबूर किया जाए तो आपको निर्बल का संधि विच्छेद नी और बल और निर्धन का संधि विच्छेद नी और धन कर लेना है। बाकी इसका ऐसा कोई संधि विच्छेद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। निसंदेह का संधि विच्छेद पूछ ले तो नी और संधि कर लो, वस्तुतः निसंदेह शब्द में कोई संधि नहीं है। लेकिन चारों विकल्प जो है मैं आगे आपको बहुत जल्द इस प्रकार के जो प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं, कई पीएससी में आए हैं और कहीं कहीं पर हमें ये नी और संधि करना पड़ा, लेकिन कहीं कहीं पर जो वास्तव में जो ऐसे परीक्षक जिन्होंने प्रश्न पत्र बनाया उन्होंने निश्चय का संधि विच्छेद निस और चय माना है। दूसरी बात मित्रों, यदि आपसे कोई निर्बल में, निर्धन में, निर्योग में उपसर्ग पूछे तो आपको निर ही करना है, किसी भी रूप में नि ही उपसर्ग नहीं करना है। मेरी बात को पूरे कान खोल करके मनोयोग से सुनिएगा। यदि आपसे निश्चय में उपसर्ग पूछे तो निश्चय में मित्रों निस ही उपसर्ग होगा, निश नहीं होता है। ये निश मत करना, ये ध्यान रखना। कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि निश्चय में निश है और निष्कर्ष में भाई साहब कौन सा है कि निश है। नहीं, निष्कर्ष में भी निश है, निश्चय में भी निश है और निसंदेह में भी निश है। लेकिन क्योंकि हम जब किसी भी शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो हम उपसर्ग को बाहर निकालते हैं और उपसर्ग को बाहर निकालने से जो संधि होती है वही करते हैं। संस्कृत में जो 22 उपसर्ग थे उनमें से कोई भी उपसर्ग विसर्गांत नहीं था, इसलिए किसी भी उपसर्ग को, उपसर्ग शब्द को हमें विसर्ग संधि में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि हो गया है, मैंने इसका तरीका आपको बता दिया कि आपको फिल वक्त, इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। संदेह में आने की आवश्यकता नहीं है। उपसर्ग पूछे तो निर्बल इत्यादि में नी ही नहीं होगा, निर होगा। निसंदेह, निष्कर्ष, निश्चय में, सभी में, तीनों में निस उपसर्ग है। ये स का ही रूपांतरण श है और स का ही रूपांतरण श है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, ये एक बात हुई। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गपोड़बाजी क्या चली उसके बारे में बात कर रहा हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस कक्षा का सारांश है, इस कक्षा का हृदय है वो मित्रों। पहली बात तो आपको निरोग शब्द लिखने का कहा जाए तो निरोग शब्द ऐसे गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, निरोगी शब्द भी गलत होता है, निरोगी शब्द भी गलत होता है। इसका शुद्ध रूप होता है निरोग, तो ये गलत है। और निरोगी यदि आप कह रहे हैं तो निरोगी भी शब्द नहीं होता है, ये भी गलत होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे निर्दोष सही है, निर्दोष ही गलत है। क्यों है? इसका कारण ये है, आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि ये क्यों गलत है। मित्रों, निर्रोग निकल गए हैं रोग जहां से, ऐसा व्यक्ति जिससे रोग निकल गए हैं, जैसे निर्धन शब्द जो है, निर्गता धनम यस्मात् सह निर्धन, धन जहां से निकल गया है वह जो है वो निर्धन है। इसी प्रकार से निर्गतः रोगः यस्मात्, जहां से रोग निकल गया है वो निरोग है। और निर्मनि रहित, रोग से रहित। अब ये निरोगी क्यों गलत हुआ? रोगी का मतलब है रोग वाला और निर्मनि नहीं वाला, तो ये तो शब्द ही गलत हो गया। हम एक तरफ तो कह रहे हैं निरोगी माने रोग वाला भी है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं नहीं, रोग वाला नहीं है। इसी तरह से निर्दोषी शब्द नहीं होता है, निर्दोष होता है, क्योंकि दोषी का मतलब तो दोष वाला होता है, जिसे दोष निकल गया वो निर्दोष है। हाँ, दोषी शब्द अकेला ठीक है, रोगी शब्द अकेला ठीक है, लेकिन निर के साथ जब जुड़ेगा तब ये शब्द गलत हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप तोता नहीं बने, आप मिट्टू नहीं बने, और आप इन चीजों को समझें, सीखें इन कक्षाओं में। इन कक्षाओं का प्रयोजन जो था वो मेरे मन में यही था कि मेरे विद्यार्थियों को हो सकता है कि मैं आपसे जीवन में कभी मुखातिब साक्षात नहीं हो पाऊं, लेकिन मेरी ये जो साधना, मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आ जाए। इस समाज में आप जो है योग्य भाषाविद बन पाए, ये मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा है मित्रों। निरोग का संधि विच्छेद, पहली बात तो निहि और रोग कर किया जाता है, इसके बारे में मैंने कहा था कि ये निरोग शब्द गलत है, ये ध्यान रखना, निरोगी भी गलत है। अब मैं इसका संधि विच्छेद की बात करता हूं विद्यार्थियों। निरोग का संधि विच्छेद निहि और रोग किया जाता है।
और फिर ये कहते हैं कि विसर्ग का लोप हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, पहली बात। फिर वो नियम ये बनाते हैं कि जिसमें विसर्ग का लोप हो गया उससे पहले जो ई है उसका बड़ा ई हो जाएगा, ऐसा ये गपोड़बाजी है, ये गलत है, ये पूरी तरह से गप है, ये पूरी तरह से झूठा है। मैं पूरे भाषा विज्ञानियों से आग्रह करता हूं, इस कक्षा को सुन रहे हैं तो सहमति अवश्य प्रदान करें। क्यों ऐसा हो गया? हमारी इस संस्कृति में एक एक शब्द को लेकर के कितना गहन और महीन सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। हमने क्यों इन शब्दों के स्वरूप को विकृत कर दिया? आइए हम जानते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। मित्रों, निरोग का संधि विच्छेद होना चाहिए निर और रोग में। ये क्योंकि हिंदी की कक्षा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको गहनता में नहीं ले जाना। मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं, मैं कुछ आपको सूत्र दे रहा हूं, उनकी सत्यता जांच लें और उन सत्यता को जांचने के बाद में मुझे किसी प्रकार का यदि कोई शंका भी आपकी है तो मैं सदैव आपके लिए तैयार हूं। टेलीग्राम ऐप भी हमारा है, वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वहां पर मैं उत्तर देता हूं। आप लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो वहां पर ज्वाइन कर लें। मेरा एक निश्चय है कि आने वाला ये जो वर्ष है उसमें हिंदी और संस्कृत को लेकर के जो मेरे पास है वो मैं आपको दूं। तो मित्रों, ये र के बाद में र आता है। एक सूत्र है संस्कृत में, एक सूत्र है रोरी। रोरी जो संस्कृत जानता है वो इस बात को भी समझता है। एक सूत्र है संस्कृत में रोरी, लेकिन मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, संस्कृत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये तत्सम शब्द है और मैं कह रहा हूं कि निरोग का संधि विच्छेद नि और रोग नहीं होता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हमें जब परीक्षा में नंबर की बात आती है तो क्या होता है, इस निरोग के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, रोरी सूत्र हमें ये कहता है कि र के परे मानी बाद में, र के बाद में र होने पर, र के बाद में र होने पर, इस सूत्र का अर्थ यह है। मैं गंभीरता में नहीं जा रहा कि कौन सी विभक्ति री, कौन सी सप्तमी विभक्ति है, रो, र के परे र होने पर, यहां कौन सी विभक्ति, उसमें नहीं जा रहा। ये देखो र के परे र है तो आगे सूत्र आता है ढ्रलोपे पूर्वस्य। ढ्रलोपे, आप इसको जो है गूगल पे देख सकते हैं। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ऐसा सूत्र है। दीर्घो अण, दीर्घो अण, मुझे उधर से थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। तो मित्रों क्या हुआ, देखिए ये दो सूत्र है। इसमें पहले सूत्र ने कहा कि रोरी र के परे र होने पर पूर्व र का लोप हो जाता है, इस र का लोप हो जाता है। और फिर कहता है दूसरा सूत्र आया ढलोप पूर्वस्य दीर्घो अण, कि ढकार और रकार का लोप होने पर पूर्व वाला जो अण, अण में तीन वर्ण आते हैं, एक होता है अ, एक होता है ई और एक होता है उ। जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी और संस्कृत दोनों है उनको तो ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में मैं यही पढ़ाने वाला हूं। तो अण का मतलब, अण एक प्रत्यार है, अयोन ऋलिक एवं अयोच। ये कक्षा थोड़ी सी आगे चली गई है विद्यार्थियों, बहुत संयम और ध्यान से सुनना। अ ई उ, अण ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ढकार और रकार का लोपे माने लोप होने में पूर्व वाला जो अण है उसका दीर्घ हो जाता है। पूर्व वाला अण क्या है, न में ई है, दीर्घ हो गया और ये शब्द बन गया निरोग। ये उतना ही सत्य है जितना सूर्य पूर्व में उदय होता है। कोई भी ये जो कह रहा है और नियम भी बना रहे हैं, और नियम बनाते हैं जो तो बनाते हैं एक दो बार, वस्तुतः तो यही शुद्ध है, लेकिन एक दो बार की नहीं, परीक्षाओं में उसको, क्योंकि देखो आरपीएससी क्या है, हमारा कोई भी जो लोक सेवा आयोग हमारे लिए तो अभी मंदिर है, उससे कम नहीं है, वो बहुत पवित्र है। आरपीएससी में जो परीक्षक जो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है वह जो की देता है, आंसर की देता है, उसी को उत्तर मानते हैं। अब यदि आपने किसी ने आपत्ति करी नहीं तो कई बार चल जाता है, आपत्ति करी तो फिर ये वाला जो शब्द है उसका संधि विच्छेद निर और रोग ही आपको मानना पड़ेगा। ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जिनको हमने खराब कर दिया? आइए मित्रों, शब्द है निर और रव। देखो ये ख मत पढ़ लेना, ये रव है, र के बाद में र आया तो र का लोप हो गया। ये पहले वाला न में जो ई है उसका नीरव शब्द बनता है। नीरव का अर्थ होता है जो शांत है, कोलाहल कुतूहल रहित जो है वह। एक तो कुतूहल और कौतूहल, ये दोनों शब्द ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुतूहल जो है वह विशेषण है, कौतूहल भाववाचक है, तो नीरव शब्द है। इसी तरह से एक शब्द है निर और एक शब्द है रस। ये शब्द नीरस, नी बड़ा होता है, नीरस, और वही सूत्र आएगा रोरी ढलो पे पूर्व से दीर्घवर्ण, नीरस। इसी तरह से एक शब्द है निर और रंध्र। निर और रंध्र, इससे जो शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा निरंध्र। ये इसकी सत्यता है, ये ध्यान रखना, निरंध्र।
इसी प्रकार से निरंतर है, नीरव है, नीरस है। एक तो ये निरसी, नीरवी इस प्रकार से नहीं बनेगा। जिस उपसर्ग में, जिस भी शब्द में निर आ जाता है उसके आगे मूल शब्द जो संज्ञा शब्द आता है उसमें ई प्रत्यय का प्रयोग कभी भी मत करना, ये नियम लिख लो। मैंने आपको निरोगी शब्द इसीलिए गलत बताया था, निर्दोषी शब्द है। निर्धनी शब्द गलत है, निर्धन अपने आप में, धनी का मतलब तो फिर धन वाला हो गया, और निर्मनी नहीं, जो धन वाला भी है और जो नहीं धन वाला भी है, ये तो दोनों मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं तुम देखो ये ऑनलाइन कक्षा है, मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे आपको दे सकता हूं, ये प्रयास में कर रहा हूं। इसी प्रकार से एक शब्द है दूर और राज, पूछा भी जाता है कई बार। देखो र के बाद में र आया तो इस र का लोप हो गया, द जो था उसका उ जो था उसका दीर्घ हो गया, क्योंकि वो ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घ वर्ण सूत्र ये कह रहा है दूराज। इसी तरह से एक शब्द है दूर और रम्य, दूर और रम्य शब्द बनेगा दूरम्य, इस तरह से शब्द बनता है। तो मित्रों ये शब्द थे। पुनर्रमते से पुनरप्ते संस्कृत में पूछा जाता है, लेकिन उसकी हिंदी में नहीं चलता है। एक शब्द है मित्रों अंतरराष्ट्रीय, इसकी बात भी मैं कर लेता हूं। यह शब्द देखो राष्ट्रीय ई और ई बड़ा छोटा दोनों चलता है, हिंदी में प्रिय बड़ा वाला की परंपरा है, संस्कृत में छोटा वाला, दोनों ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय मित्रों क्या हुआ, ये अंतरराष्ट्रीय शब्द था। अंतर और राष्ट्रीय, मैंने इसको हिंदी बृहद व्याकरण कोश में हमने इसका पूरा विस्तार से वर्णन लिखा है कि क्यों ऐसा हुआ। अंतरराष्ट्रीय शब्द हुआ, र के बाद में र आया तो रोरी सूत्र ने कहा कि र का लोप कर दो। फिर ये कहा कि त में जो अ है, देखो अ का दीर्घ क्या होता है, आ अभी कर चुके हैं, ई का दीर्घ ई कर चुके हैं नीरव वाला, उर का दूर और रम्य से दू ऐसे कर दिया हमने, तो ये र का लोप हुआ। और ये शब्द वस्तुतः संस्कृत में तो अंतरराष्ट्रीय छोटा वाला लेकिन बड़ा लिखा हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय। मित्रों ये संस्कृत में शब्द जो है वो अंतरराष्ट्रीय नहीं है, शब्द है अंतरराष्ट्रीय, लेकिन हिंदी में इस शब्द का प्रचलन नहीं है और ये शब्द हमें लिखना चाहिए अंतरराष्ट्रीय। ये अंतरराष्ट्रीय शब्द बनता है। इस अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है, एक अपन जो अंतरराष्ट्रीय लिख रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय तो इस प्रकार का है। एक शब्द और लिखता हूं अंतरदेशीय। मित्रों ये अंतरदेशीय का मतलब क्या है, जो देश के अंदर चलता है। अंतरजातीय विवाह मानी जिसने अपनी जाति में विवाह कर लिया वह अंतरजातीय विवाह है। अंतरदेशीय हो गया। अंतरराज्यीय, जो राज्य के मध्य हैं, अपने ही राज्य के मध्य हैं, स्वयं के राज्य में, वो अंतरराज्यीय गतिविधियां। मित्रों ये अंतरराष्ट्रीय का मतलब है राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के बीच, राष्ट्र के भीतर, और ये जो है ये होगा राष्ट्रों के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है, ये रेखा ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत आता है, ये ध्यान रखना। जैसे मूल शब्द तो क्या होता है कार्रवाई, लेकिन पूरा हिंदुस्तान क्या लिख रहा है कार्यवाही। अरे कार्यवाही तो अलग चीज है। तो ऐसे ही ये शब्द, जैसे इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये जो शब्द है इसका मतलब राष्ट्र के भीतर है, और ये जो शब्द है उसका मतलब है राष्ट्रों के भीतर, राष्ट्रों के मध्य। जब ये दो या दो से अधिक राष्ट्रों की बात आती है तो शब्द अंतरराष्ट्रीय लिखिएगा। और अंतरदेशीय की तरह जो देश के अंदर चलने वाला जो पत्र हुआ करता था पुराना, उसको अंतरदेशीय कहते थे। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है राष्ट्र के भीतर। इंग्लिश में इसके लिए दो शब्द है, एक तो इंटरनेशनल ये वाला, एक इंट्रानेशनल। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो इसको सुन लें, ये इंटरनेशनल है, ये इंट्रानेशनल है। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी इस प्रकार से होता है। तो अंतरदेशीय, यदि आपने अंतरराज्यीय लिख दिया, अंतरराज्यीय, इसका मतलब है राज्यों के मध्य। आप लोग महाविद्यालय में जब पढ़ते थे तब देखो सरकार ने एक कैलेंडर दिया होता है महाविद्यालयों में, और प्रत्येक महाविद्यालय में वर्ष में जो महाविद्यालय में जो प्रतियोगिता होती है वो क्या होता है, अंतर महाविद्यालय, मानी महाविद्यालय के मध्य। और जो बहुत सारे महाविद्यालयों के मध्य होती है वो अंतर महाविद्यालय होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ये बहुत सारे शब्द हैं जिनका स्वरूप हमने विकृत कर दिया। समय है वापस इनको सीखने का, जानने का, क्या है इनका स्वरूप। मित्रों ये देखिए, मैं इनमें कोई मेरा व्याकरण नहीं है, ये मैया व्याकरण नहीं है, ये वो शाश्वत व्याकरण है। नहीं मुझे इनका किसी प्रकार का अहंकार है, नहीं मेरा इनमें कोई योगदान है। जो मैंने मुख्य जो ग्रंथ जो थे वहां से जो देखा, जो हमने, जो हमारी बुद्धि में जो था वह नहीं है ये।
शास्त्रीय प्रमाण क्या है तो मैंने आपको बता दिया, रोरी और ढलो पे पूर्व से दीर्घवर्ण। लेकिन ये भी संस्कृत वाले विद्यार्थी ध्यान रखें कि संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय ये दोनों प्रचलित नहीं है, अंतरराष्ट्रीय शब्द है। जैसे पुनारंते पुनारचना शब्द है, ये ध्यान रखना, ये रीट में भी पूछा जाता है, उसी के लेवल का ही। तो उसी प्रकार से लेकिन हिंदी में अंतरराष्ट्रीय शब्द अंतरराष्ट्रीय शब्द नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शब्द आपको बनाना है तो अंतरराष्ट्रीय शब्द आपको बनाना है। इस प्रकार से मुझे जो है जितना आज की कक्षा में मैं आपको करा सकता था, क्योंकि देखिए मित्रों ये ऑनलाइन कक्षाएं हैं, इसके माध्यम से मैं बार बार कहता हूं जितना कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। विसर्ग संधि अभी बाकी है। भाग 3 में मैं विसर्ग का आपको श श स विसर्ग और लोप, ये 5 नियम है, ये छोटे छोटे नियम है। आज हमारा र वाला नियम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। इसका बार बार अभ्यास करें। और दूसरा ये भी ध्यान रखें कि इसके ऊपर देखिए हमारा एक फेसबुक पेज मैया पाठशाला के नाम से है, वहां पर आप जाके जुड़े। वहां पर मैं कुछ आलेख इस प्रकार के शब्दों को लेकर लिखा करता हूं, वहां से आपको कुछ जो है फायदा होने वाला है। नमस्ते, शुभकामनाएं।